हेलो स्टूडेंट्स, आज की हिंदी की क्लास में स्टूडेंट हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आपको बुक में ये पार्ट नंबर 13 मिलेगा क्योंकि पोएम्स भी आगे ऐड हैं। बट वैसे ही अगर हम अपना लेसन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा 4th लेसन है, ये चौथा पार्ट है ये हमारा। तो इस पार्ट के जो लेखक हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये चैप्टर मतलब ये पार्ट इन्होंने लिखा है और ये क्या है बेसिकली स्टूडेंट, ये जो है एक मतलब यादों को स्मृति के बेसिस पे लिखा गया एक पार्ट है। संस्मरण है बेसिकली। संस्मरण क्या होता है कि किसी की मतलब किसी को याद करके लिखा गया साहित्य, तो संस्मरण है ये। अभी जो लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये काफ़ी पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध एक लेखक रहे हैं। इनका जन्म जो था, हम इनकी थोड़ी सी जीवनी पढ़ लेते हैं। 1927 में हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, और इन्होंने अपनी शुरू की जो एजुकेशन थी वो वहीं पे पूरी की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद इन्होंने टीचर की जॉब की, अध्यापक रहे। फिर आकाशवाणी में, रेडियो आकाशवाणी में उन्होंने प्रोड्यूसर का काम भी किया। फिर बहुत सारी जो ये पुस्तिका वगैरह आती थी उनका एडिटिंग का काम भी किया, एडिटर भी रहे। दिनमान में संपादक रहे, पराग में संपादक रहे। तो बेसिकली 1983 में इनका देहांत हो गया है, मर गए ये, इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो थे लेखक, अभी देखो लेखक का हमें पर जीवन में क्या देखना होता है, जीवनी में, कि उसका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई, और बेसिकली उसकी जो साहित्य में रचनाएं हैं वो किस तरीके की, मतलब किन टॉपिक्स के ऊपर वो लेखक लिखता था। तो ये एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। ये कहानीकार भी, कहानियाँ भी लिखी है इन्होंने, कविताएं भी लिखी है, कवि भी हैं ये, उपन्यासकार, नोवेल भी लिखे हैं, निबंध, है ना, तो और नाटककार, स्टोरी प्ले भी लिखे हैं। तो ये इनकी स्पेशलिटी थी कि इस तरीके का साहित्य इन्होंने लिखा है। इनके कुछ फेमस कृतियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं, जैसे काठ की घंटियाँ, कुआओं, नदी, जंगल का दर्द, खुंटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह है ये, पोइट्री कलेक्शन ये वाला। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये दोनों क्या है, नोवेल है, उपन्यास है। लड़ाई, ये कहानी संग्रह है, स्टोरी कलेक्शन। बकरी, नाटक, भो भो, खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये सब बाल साहित्य, मतलब बच्चों के लिए लिखी गई स्टोरी वगैरह है। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी सारे संग्रह अलग अलग तरीके के लिखे हैं। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो सर्वेश्वर की पहचान जो है बेसिकली ये मिडिल क्लास फैमिली के थे। तो मध्य वर्गीय लेखकों में बहुत इनकी मतलब इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने अपना पूरी लाइफ मतलब मेहनत किया, संघर्ष किया, शोषण, हताशा, और इसी के खिलाफ, मतलब इसी के लिए इन्होंने अपने लेखन में भी लिखा। तो हर एक लेखक की एक स्पेशलिटी होती है कि वो किस तरीके के लेख लिखता है, किन सब्जेक्ट्स को, किन विषयों के ऊपर उसके जो लेख होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इन्होंने बेसिकली मिडिल लाइफ और इन्हीं सब के स्ट्रगल, एक्सप्लोटेशन वगैरह के बारे में लिखा। मतलब वो अपनी लेखनी में बेबाक सच कहते थे, बिल्कुल, मतलब जो रियलिटी होती थी वो दिखाते थे। तो ये उनके पर्सनैलिटी की एक मतलब साफ साफ झलक दिखती है, ठीक है, सहजता और स्वाभाविकता दिखती है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्या है हमारा चैप्टर, ये पाठ का नाम क्या है बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय क्या है, ह्यूमैनिटी। करुणा क्या होती है, दया भावना। दिव्य क्या होती है, दिव्य का मतलब मैजिकल, चमक, रोशनी, चमक। बेसिकली इस चैप्टर का नाम क्या है कि
किसी एक ये पर्सन के बारे में लिखा हुआ है, इंसान एक व्यक्ति के बारे में सर्वेश्वर दयाल ने लिखा है, और उसकी जो पर्सनैलिटी थी, यानी उसके बारे में बताया है कि वो एक दिव्य चमक की पर्सन, मतलब बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का इंसान था एक, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और वो इंसान कौन थे? फादर बुल्के थे, एक फादर बुल्के थे। ठीक है, वो क्या थे? वो बेटा यूरोप के अंदर, बेल्जियम एक कंट्री है छोटी सी, उसके अंदर वहाँ के थे वो, बेसिकली इंडिया के नहीं थे। पर क्यों वो इतने इम्पोर्टेंट रहे, क्या उन्होंने ऐसा किया कि वो भारत के अंदर उनका बहुत नाम हुआ, और वो खुद को भारतीय ही बोलते थे। तो क्या उनके जीवन की स्टोरी है, क्या कहानी है, ये उनकी कुछ यादें महत्वपूर्ण लेखक हमें यहाँ बता रहे हैं। तो क्या थे कि जो फादर बुल्के थे, उनके बारे में लिखा है लेखक ने, और वो बिलोंग करते थे, जुड़े हुए थे कहाँ से? यूरोप के बेल्जियम से, बेल्जियम देश से। और बेल्जियम के कौन से शहर से? रैम्स चैपल से, बेसिकली। ठीक है, रैम्स चैपल जो सिटी है वो किस लिए पॉपुलर है? वो एक रिलीजियस सिटी मानी जाती है यूरोप, मतलब बेल्जियम के अंदर, मतलब धर्म कर्म की भूमि बहुत, वहाँ पे प्रीस्ट, पुजारी वगैरह, पोप वगैरह का बहुत मतलब चर्च वगैरह का, एक होता है ना कोई सिटी बहुत पूजा पाठ मंदिरों के लिए पॉपुलर है, तो वैसे ही रैम्स चैपल वहाँ पे बेल्जियम के अंदर इस चीज़ के लिए बड़ी पॉपुलर थी। अभी लेखक देखो क्या बोल रहा है, लेखक बोल रहा है कि जो फादर थे उसको उनको ना जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद क्या होता है? जहरबाद मतलब ये बहुत अच्छे इंसान थे, जब हम इनके बारे में अब पढ़ेंगे तो हमें और पता चल जाएगा। पर इनकी जो मृत्यु हुई थी बेटा, वो ना मतलब बड़ी ही भयंकर हुई, और इनके शरीर में, पूरे शरीर में, देह में इनके जहर फैल गया था। जहरबाद मतलब पूरे शरीर में जहर फैल गया था, और बड़ी दर्दनाक मौत हुई, बहुत पीड़ा कष्ट सह के मरे। तो इनको क्या हो गया था कि गैंग्रीन नाम का एक रोग हो गया था, बेसिकली कैंसर है वो। तो जिसके कारण इनके शरीर में गांठ पड़ गई, जैसे हो जाता है ना कि कोई शरीर के अंदर कोई भी गांठ हो गई है, तो वो नहीं उसका टाइम पे ट्रीटमेंट होता है या कुछ भी, तो उसके अंदर जहर फैलता रहता है और फिर वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो ऐसे ही इनको गैंग्रीन रोग हो गया था, कैंसर, और वो पूरे शरीर में इनके पॉइजन बन गया था। तो बहुत ही इनकी दर्दनाक मृत्यु हुई थी। तो लेखक क्या कह रहा है कि इतने अच्छे आदमी को इस तरीके से जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। वो आदमी जिसने हमेशा दूसरों के लिए मीठे शब्द ही कहे, मिठास भरे अमृत शब्द, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी कभी मतलब किसी का बुरा नहीं चाहा, और उस इंसान के साथ ऐसा उसके मतलब नियति में ऐसा क्यों लिखा हुआ था, ऐसा विधान क्यों था, इस तरीके की मौत उसे क्यों मिली? लेखक किसके लिए बोल रहा है ये? फादर बुल्के के लिए। अब ये भगवान से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, जो प्रभु में इतनी आस्था रखते थे, भगवान को इतना मानते थे, और उनके देह का मतलब क्या है यहाँ पे? शरीर, और यातना, यातना का मतलब है पीड़ा या फिर दुख। उनकी देह को इतना दुख क्यों सहना पड़ा, इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ी, वो भी उम्र के आखिरी दहरी पर, मतलब अंत, मतलब हो गई थी एज पूरी कंप्लीट सी, तब इतनी पीड़ा क्यों दे रहे थे, इतने मतलब भयंकर मृत्यु क्यों दी? अब उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है लेखक कि कैसे थे वो। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। कैसे बताया है कि भाई वो फादर थे ना एक तरीके के, तो जैसे सफ़ेद कपड़े नहीं पहनते हैं फादर वगैरह चर्च में, तो काफ़ी लंबे थे फादर, और सफ़ेद कलर का चोगा पहनते थे। ठीक है, रंग उनका बिल्कुल गोरा था, और जो बूढ़े हो चुके थे तो जो दाढ़ी थी वो भी झाई मारती हुई, सफ़ेद चमकती हुई, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी, नीली नीली आंखें थी, और हमेशा ना किसी को भी वो खुले दिल से गले लगाने के लिए आतुर रहते थे। आतुर का मतलब उत्सुक, मतलब
हमेशा मन से प्रेम से सबको गले लगाते थे, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो कोई कैसा भी हो, पर सबको बड़े प्रेम भाव से गले लगाते थे। तो ये उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया कि सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और गोरा रंग था, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी थी थोड़ी थोड़ी सी, और नीली नीली आँखें थी, और हमेशा सबको खुले दिल से गले लगाते थे। उनके अंदर इतनी ममता भरी हुई थी, इतना अपनापन था, मतलब जबकि जो साधु होते हैं बेसिकली सन्यासी जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो मोह माया से दूर रहते हैं, है ना। मतलब बस सिर्फ उनका जो भगवान से ईश्वर से नाता होता है और उसी में रहते हैं, गृहस्थ या फिर मोह माया में बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, लोगों के प्रेम में नहीं रहते हैं। पर मतलब अब इतना अपनत्वपन एक साधु के लिए हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था, बल्कि सिर्फ मतलब जब मतलब एक साधु के तौर पर भी वो सबके लिए उतना प्रेम दिखाते थे, तो ये बड़ी ना स्ट्रेंज वाली बात थी। फिर क्या बोल रहा है कि मतलब लेखक का उनके साथ काफ़ी गहरा संबंध रहा, काफ़ी सालों तक इन्होंने मतलब इनकी मित्रता रही। तो लेखक कह रहा है कि मैं इस बात का साक्षी हूँ, 35 साल से ये लेखक उनके साथ जुड़ा हुआ था, मतलब जान पहचान थी लेखक की। कब से बता रहा है, जब वो इलाहाबाद आए थे तब भी, जब वो इलाहाबाद आए थे और जब भी तब वो दिल्ली आते थे। लेखक उनसे इलाहाबाद में मिला था पहले बार जब भी, और बाद में वो लेखक से मिलने के लिए दिल्ली आते थे। लेखक जब दिल्ली शिफ्ट हो गए थे यानी सर्वेश्वर दयाल, तो वो उससे मिलने के लिए आते थे तब भी, और हमेशा मुझसे मिलते ही मतलब खुली बाहों से गले लगाना का काम था ना उनका, हमेशा प्यार से सबको गले लगाते थे। तो आज भी उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, जैसे वो गले लगाते थे, तो उस चीज़ को मैं अभी भी फील कर सकता हूँ। क्या हम कह रहे हैं, ये लेखक कह रहे हैं। मतलब फादर को याद करना, क्योंकि फादर अब नहीं रहे हैं, उनके बाद इसने ये चैप्टर उनके लिए लिखे हैं, मतलब ये लेख फादर के लिए लिखा है सर्वेश्वर दयाल ने। तो ये क्या कह रहा है कि फादर को याद करना एक सैड म्यूज़िक सुनने के बराबर जैसा है, यानी एक उदास संगीत जो सुनते ही बहुत फील होता है, बड़ा हार्ट टचिंग लगता है ना, तो एक उदास संगीत सुनने जैसा है उनको याद करना। और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनको देखने का मतलब ये है मानो हमने दया की नदी में जैसे स्नान कर लिया हो, मतलब दया के भंडार थे, करुणा के भंडार थे वो। तो ये देखो उनकी उनकी यादों में, मतलब उनकी याद करना कैसा बताया, उदास संगीत सुनने के बराबर। उनको देखना जैसे करुणा की नदी में स्नान कर लिया। और उनसे बात करने का मतलब क्या है, जैसे कर्म में संकल्प भर जाना, कि हमने अपने कर्मों में संकल्प भर लिया है, मतलब प्रतिज्ञा कर ली है कि हम अच्छा ही करेंगे। अगर हम उनसे बात करते थे तो इतना हमें मोटिवेट करते थे, इतना हमें उत्साह लोगों का बढ़ाते थे उनसे बात करते ही। तो ये लेखक उनके बारे में बता रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल जो पुस्तिका थी उसमें लेखक ने और उन्होंने फादर ने साथ में काम किया हुआ था, कि मुझे परिमल के वो दिन याद आते हैं जब हम पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। जैसे ऐसा लग रहा था मानो हम एक ही परिवार के जैसे हो गए थे जब ये मिले थे, आपस में काम कर रहे थे। जिसके बड़े फादर बुल्के थे, यानी सब उसमें जितने भी काम करने वाले लोग थे वो उसमें सबसे बड़े जो थे, जैसे परिवार का हेड एक तरीके से, जहाँ लोग रहते हैं काम करते हैं वहाँ भी एक तरीके से पारिवारिक माहौल बन जाता है ना। तो फादर बुल्के उसके मतलब हेड थे, मुखिया थे। हमारे हंसी मजाक में वो निर्मित शामिल रहते जब ये लोग आपस में बात करते, जितने भी लोग उसमें काम करने वाले थे। एक पत्रिका पुस्तिका में बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं ना, तो वो भी हमारे साथ मजाक में शामिल होते, हमारी जो गोष्ठियाँ होती उन पे गंभीर बहस करते, जैसे अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते, तो वो भी उसमें शामिल होते। और हमारी रचनाओं पर बेबाक राय, जैसे बहुत सारे लेखक थे तो वो सबकी रचनाओं पर अपनी, जैसे किसकी सही है किसकी कुछ कमी है या कुछ गलती है, तो बेबाक राय, मतलब ये नहीं बिना सही राय इसलिए देते थे ताकि वो उस चीज़ को सुधार सकें। तो बेबाक राय देते थे, सुझाव देते थे। हमारे घरों पर भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई या पुरोहित जैसे हमेशा खड़े रहते थे। जब किसी के घर
अ, कोई फेस्टिवल होता या किसी के घर कोई भी ओकेशन होता, खुशी का माहौल, तो वो हमेशा आते थे बड़े भाई के समान, या पुरोहित, पुरोहित कैसे, पंडित जैसे सबसे आगे खड़ा होता है वैसे ही खड़े रहते थे और हमें आशीषों से भर देते थे। आशीष क्या होता है? आशीर्वाद से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। लेखक के जो बच्चे का अन्न समारोह हुआ था, जब बच्चा कुछ महीने का हो जाता है तो उसको पहली बार अन्न खिलाया जाता है। तो एक हिंदू धर्म में रिवाज होता है कि थोड़ी पूजा सी होती है, उसको बनाते हैं। तो लेखक ने ये काम जो था फादर बुल्के से करवाया था। तो उसे याद आता है कि कैसे उन्होंने मेरे बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न डाला था, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य। वात्सल्य क्या होता है बेटा? बेसिक वात्सल्य जो है शिशु प्रेम, और उनकी आंखों में मतलब मुझे शिशु प्रेम जैसे दिखा कितना सारा, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हो। देवदार क्या है? मतलब देखो, दिखने में इतने लंबे हैं, गोरे हैं, पर फिर भी उनका मन जो है बिल्कुल बिल्कुल चंचल है, प्रेम से भरा हुआ है। देवदार का पेड़ क्या होता है? देखो, हिमालय पे पाया जाता है, बहुत ऊंचाई पर पाया जाता है, 6-7 हज़ार फीट की ऊंचाई पर, लेकिन उसकी महत्ता बड़ी होती है। तो वैसे ही ये देवदार के पेड़ के समान लगातार हमें छाया देते हैं, मतलब हमें अपना आशीर्वाद देते रहते, खड़े रहते। तो ये तो लेखक उनके बारे में कुछ चीज़ें बता रहा है बेटा। अब क्या कह रहा है, कहाँ से शुरू करें उनके बारे में बताने का, और चीज़ें बताने का, कि उनके बारे में मैं कहाँ से शुरू करूँ। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही थी। अब ये देखो, पीछे से बता रहा है, जब लेखक आए थे, जवान से थे, तो इलाहाबाद की सड़कों, भाई तब कहाँ था इतनी सुविधा, तो इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती थी। जब इनका नया नया आपस में इंट्रोडक्शन हुआ, जान पहचान हुई, वो साइकिल से उतरते थे और मुस्कुराते हुए बोलते थे, देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया, और मैं कहना चाहता हूँ। इतनी बात बोल के देखो, डॉट डॉट है, बात अधूरी है, इन्वर्टेड कोमा में है ये, इसका मतलब ये सेम उन्हीं की वर्डिंग है। ठीक है। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा हमने, कभी भी उनको, लेखक और उसके साथियों ने बोल रहा है कि उनको कभी क्रोध में नहीं देखा, आवेग में देखा, तेज में देखा मतलब, और ममता और प्यार में देखा हमेशा, मतलब कभी गुस्सा करते नहीं देखा। हाँ, पर उनमें उत्साहपना था, तेजी थी, और प्यार और ममता तो कूट कूट के भरा हुआ था। उन्हें देखकर जैसे ऐसा लगता था कि मतलब बेल्जियम में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, देखो बेटा, और इंजीनियरिंग को लास्ट ईयर में, फाइनल अंतिम वर्ष में छोड़कर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। मतलब कैसे उन्हें देख के लगता था कि भाई, अंतिम वर्ष में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे आ गई अचानक से। जबकि उनके घर, मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि पहले से घर में कोई सन्यासी है, उनका तो पूरा भरा पूरा परिवार था, 2 भाई थे, एक बहन थी, माता पिता थे। ठीक है। तो याद रखना है आपको, 2 भाई थे, एक बहन थी, और माता पिता थे। कहाँ पर? उनके फैमिली में, बेल्जियम में। ठीक है। और फादर ने कौन से ईयर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी और संन्यास धारण कर लिया था? अंतिम वर्ष में, इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में उन्होंने पढ़ाई छोड़ के संन्यास धारण कर लिया था, सन्यासी बन गए थे। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी देखो बेटा, लेखक जो है इनसे पूछता है कि आपको अपने देश की याद आती है? जब ये यहाँ पे आए थे, और लेखक जब उनसे मिले थे, पहले के दिनों की बात बता रहा है, तब लेखक पूछते थे कि क्या आपको अपने देश की याद आती है? तो वो क्या आंसर करते हैं? ये सेकंड वाला आंसर फादर का है, मेरा देश तो अब भारत है। वो क्या कहते थे कि भाई, मैं तो, वो भारत आ गए थे अंतिम वर्ष में, देखो, पढ़ाई छोड़कर अपनी इंजीनियरिंग की, और सन्यासी बन गए, सन्यास धारण कर लिया। और उन्होंने अपनी, अब सन्यासी क्या होते हैं, जगह जगह धर्म स्थानों पर घूमते हैं, पूजा पाठ में रहते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान देते हैं लोगों को। तो इसके लिए उन्होंने अपनी कर्म भूमि के ये सारा काम वो कहाँ करेंगे? भारत को चुना। यूरोप की एक कंट्री का
मतलब एक नागरिक, और उसने अपनी कर्मभूमि भारत को चुना। तो वो बोलते थे मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। ये लेखक की वर्डिंग है। लेखक ने कहा कि अब जन्मभूमि तो उनकी बेल्जियम में ही थी, रैम्स चैपल, वहीं तो उनका जन्म हुआ था। तो फिर क्या बोलते, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। किसने कही ये बात? वो फादर बुल्के ने, कि हाँ मेरी जन्मभूमि तो बहुत सुंदर है। घर में किसी की याद आती है? लेखक ने पूछा। माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। ये पहले की बात बता रहा है अपना, जब ये नए नए से आपस में मिले जुले थे। तो फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है हमने। देखा था कि वो कई बार अपनी माँ को याद करते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ आती थी, तो माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास कई बार आती थी। तो वो उनके मित्र थे एक, फादर बुल्के के, डॉक्टर रघुवंश उन दिनों। तो वो अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को उनकी चिट्ठियों को दिखाते थे, जो उनकी माँ भेजती थी ना फादर बुल्के को बेल्जियम से। वो अपनी माँ की चिट्ठियों को डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, मतलब माँ से ज़्यादा नाता था, लगाव था, और पिता और भाइयों से इतना लगाव नहीं था। पिता उनके एक व्यवसायी थे, एक बिजनेसमैन थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया था, वो भी फादर बन गया था वहीं पे बेल्जियम के अंदर। और एक भाई काम करता है और उसका परिवार है, और एक भाई गृहस्थ जीवन जी रहा है, मतलब शादीशुदा है, बाल बच्चे हैं उसके, और अपना काम करता है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। बहन अपनी बड़ी मनमर्जी की थी, ज़िद्दी थी, तो उसने काफ़ी देर से शादी की, ठीक है, काफ़ी उम्र के बाद। तो उनकी सबके बारे में बता दिया उसने कि पिता व्यवसायी थे। एक भाई ने वहीं पे संन्यास धारण करके फादर बन गया। दूसरा जो था उसने गृहस्थ जीवन चुना, अपना काम करता, उसका परिवार था। और बहन बड़ी जिद्दी थी, सख्त थी, उसने काफ़ी लेट शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता, मतलब जब तक उसने शादी नहीं की थी, फादर तो पहले ही भारत आ गए थे, तो बातों बातों में बताते थे कि उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों हमने देखा था। भारत में बस जाने के बाद तो 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। जब वो भारत आए उसके बाद बस 2 से 3 बार वो कभी अपने देश, अपने बेल्जियम, अपने परिवार वालों से मिलने गए। उसके बाद वो कभी भी उनसे मिलने के लिए मतलब बेल्जियम नहीं गए। वापस आ जाते थे ना मिलके, क्योंकि उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को चुना था। उन्हें भारत से बहुत लगाव था, भारत के कल्चर से बहुत लगाव था, संस्कृति से यहाँ की। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? लेखक ने पूछा कि भाई आप इतना सब कुछ, अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? तो क्या आंसर दिया? देखो, प्रभु की इच्छा थी भाई, मेरी मर्जी थोड़ी थी, ये तो प्रभु की मर्जी थी, यहीं ले आए। वह बालकों का सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते थे, मतलब जैसे छोटे बच्चे आंसर दे देते हैं भगवान की यही मर्जी, वैसे ही मुस्कुरा कर कहते थे। माँ ने बचपन में घोषित कर दिया था कि ये लड़का तो हाथ से गया, कि मेरी माँ ने तो मेरे लिए बचपन में कह दिया था ये लड़का हमारे साथ नहीं रहेगा, ये लड़का तो हाथ से गया। और सचमुच ऐसा ही हुआ। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने पर जब धर्मगुरु के पास गए, अब देखो जब कोई सन्यासी बनने के लिए ठान मतलब प्रण लेता है, सन्यास धारण करता है, तो वो किसी धर्मगुरु के पास जाएगा ताकि वो उसे धर्म का ज्ञान दे। तो वो धर्मगुरु के पास गए और बोला, वहाँ पे बेल्जियम की बात है, रैम्स चैपल की, कि भाई मैं तो सन्यास लेना चाहता हूँ। और एक शर्त भी रखी। क्या शर्त रखी? सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला कोई भी शर्त रख सकता है। जैसे आप कोई भी जैसे सन्यास धारण करता है तो वो कोई भी एक कुछ भी शर्त रख सकता है अपने सन्यास बनने पर। तो उन्होंने क्या शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा, मतलब मैं सन्यास ले रहा हूँ और मैं कहाँ जाऊंगा? भारत जाऊंगा, ठीक है, ये शर्त उन्होंने रखी। भारत जाने की बात क्यों उठी? भाई सबने पूछा था ना कि क्यों भारत आने का मन में क्यों आया आपके? तो क्या बोला देखो उन्होंने, नहीं जानता, बस जैसे लेखक ने पूछा कि क्यों भारत आने की बात क्यों हुई, तो उन्होंने बोला नहीं पता, बस मन में था। उनकी ये शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। जब पहली बार भारत में आए तो जिसेट संघ यूनियन है एक,
भारत में जब यहाँ आए तो 2 साल ये पादरियों के बीच, जो फादर्स होते हैं चर्च के, उनके बीच रहे और धर्म की पढ़ाई की। ठीक है। फिर 9-10 साल तक, देखो पहले इस बार आए तो 2 साल जीसेट संघ में रहे और 2 साल तक धर्मचार की पढ़ाई की। उसके बाद क्या किया, उसके बाद 9 से 10 साल दार्जिलिंग में बिताए। उसके बाद 9 से 10 साल दार्जिलिंग में रहे। ठीक है। और तब फिर दार्जिलिंग से आए। दार्जिलिंग में भी बहुत मठ हैं, बुद्धिज़्म के, जैनिज़्म के, क्रिश्चियन के, मतलब बड़ा ही वो भी इलाका ना, मतलब एरिया धर्म का एक स्थान माना जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने कलकत्ता, यानी कोलकाता है ना, से बीए किया और इलाहाबाद से एमए किया। याद रखना है आपको कि 9-10 साल दार्जिलिंग में रहने के बाद कलकत्ता से बीए किया, पढ़ने का शौक था ना, और इलाहाबाद से एमए किया। संन्यास तो धारण कर लिया था लेकिन पढ़ाई भी कंप्लीट साथ में की। तो यहीं तक पढ़ेंगे आज हम बच्चों। बाकी का जो हमारा पार्ट बचा है वो हम अगली क्लास में, अगली कक्षा में उसे पूरा करेंगे। ठीक है। थैंक यू।